जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। देखिए, उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर से उपापचयिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो उससे यूरिया बनता है, और किसी किसी जीव में अमोनिया बनता है, किसी किसी जीव में यूरिक अम्ल बनता है। यूरिया हमारे शरीर में बनता है, कुछ जलीय जीव होता है जिसमें अमोनिया बनता है। अमोनिया यूरिया के तुलना में लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा जहरीला होता है, तो वो जलीय जीवों में होता है। लेकिन हम लोगों के शरीर में यूरिया निकलता है कि हम लोगों के शरीर में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र पाया जैसा, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। किडनी से क्या होता है कि ब्लड लेकर के किडनी के पास अपशिष्ट पदार्थ को लेकर के आता है, और किडनी उस अपशिष्ट पदार्थ को छान करके खून से अलग कर लेता है, यानी ब्लड से अलग करके मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में ला दिया जाता है, और मूत्राशय जब पूरी तरह से भर जाता है तो उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 होता है, और किडनी के अंदर में ये ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो किडनी के अंदर में ब्लड का फिल्टर नेफ्रॉन करता है, जिसको हम लोग वीरिकाणु कहते हैं। किडनी का सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन, इसी के अंदर होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। इसकी संख्या एक किडनी में लगभग 1 मिलियन से 1.25 मिलियन होता है, यानी 10 लाख से 10.25 लाख के करीब में होता है, जबकि दोनों किडनी मिला करके 2.5 मिलियन लगभग 25 लाख होता है कहा जाए तो। ये नेफ्रॉन बहुत छोटी छोटी होता है जो खुले आंख से दिखाई नहीं देता है, और वो ब्लड के से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल, लवण होता है, जल भी कह सकते हैं। देखिए, लवण और जल अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। लवण जरूरी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा हो जाए तो उसे निकालना जरूरी है। लेकिन जल अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है, लेकिन ये सब ठोस होता है, ठोस होता है। तो हमारे शरीर से ठोस के क्रिस्टल के रूप में बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसे जल में घुला करके बाहर निकाला जाता है। इसलिए जल का भी हम लोग इसमें लिखेंगे कि जल भी निकाला जाता है। तो यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल हो गया। इसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो उत्सर्जन हो जाएगा, और ये काम किडनी के अंदर नेफ्रॉन करता है। देखिए, नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है। देखिए, नेफ्रॉन के अंदर एक कपनुमा संरचना होता है जहाँ से छानने की क्रिया शुरुआत होता है। ये कपनुमा संरचना होता है। इस कपनुमा संरचना को हम लोग कहते हैं बोमन कैप्सूल कहते हैं, या बोमन संपुट कहते हैं। बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल कहते हैं। हमारे शरीर के ब्लड को लेकर के एक धमनी आती है, कहाँ पर? बोमन कैप्सूल पर। और जो धमनियाँ लेकर के आती है उसे हम लोग कहते हैं अभिवाही धमनी। जो धमनी लेकर के आएगी उसे कहेंगे हम लोग अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। इस अभिवाही धमनी द्वारा ब्लड को यहाँ पर लाया जाता है, और ये आकर के बहुत पतली पतली धाराओं में बट के कुंडलित संरचना हो जाता है। इस तरह के कुंडलित संरचना हो जाता है, और ये कुंडलित संरचना होता है। इस कुंडलित संरचना को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में बहुत पतली पतली धाराएं हो जाती है ब्लड की, और उससे ये बोमन कैप्सूल उससे अवशोषित कर लेता है। देखिए, और ये जो ब्लड बचता है ना उसको बाहर निकाल देता है इसके द्वारा, यहाँ से। तो इसको कहते हैं हम लोग अपवाही धमनी, अपवाही धमनी, अपवाही धमनी कहते हैं। देखिए, ये अभिवाही धमनी थोड़ी मोटी होती है, और अपवाही धमनी थोड़ी पतली होती है इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इधर से ज़्यादा ब्लड जाता है और इधर से पतली रास्ता से निकलता है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर हो जाता है। जैसे आप लोग सिरिंज भी देखते होंगे, इंजेक्शन देने वाला, इधर थोड़ा मोटा रहता है और इधर पतला रहता है। इधर से प्रेशर ज़्यादा दबाया जाता है तो पतला जाता है, तो यहाँ पर दाब उत्पन्न हो जाता है, दाब। उसी तरह से इधर से मोटा रक्त जाएगा, यानी मोटा पाइप से होते हुए रक्त जाएगा मोटा धमनी से, तो ज़्यादा ब्लड जाएगा और निकलेगा कम, तो यहाँ पर दाब उत्पन्न होगा, और इस दाब के कारण जो पदार्थ है वो अवशोषित होगा बोमन कैप्सूल के द्वारा। देखिए, ये बोमन कैप्सूल 1 नंबर का बकलोल होता है। इसके पास दिमाग उमाग सोचने है ये नहीं है तनको। शरीर से उसको ये अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करना चाहिए था। ये अपशिष्ट पदार्थ को ये क्या करता है? ब्लड को छोड़ करके जितने भी चीज़ें हैं सबका अवशोषण कर लेता है। ये बोमन कैप्सूल शरीर से यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल का अवशोषण तो करता ही है, साथ में ये प्रोटीन का भी अवशोषण कर लेता है। प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल का, वसा का, ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का है,
ग्लूकोज का अवशोषण कर लेता है और विटामिन और खनिज लवण का भी अवशोषण कर लेता है। खनिज लवण इसका भी अवशोषण कर लेता है, इस सबका अवशोषित कर लेता है, खाली ब्लड को छोड़कर। तक जितना आएगा सबको अवशोषित कर लेंगे, खाली ब्लड को वापस यहाँ से जाने देंगे। और इधर ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है इसमें जाकर के अपवाही धमनी में। अब देखिए ये शरीर के लिए जरूरी है तो इसका अवशोषण करना जरूरी है। तो इसके अवशोषण के लिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाया जाता है यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इसको शॉर्टकट में पीसीटी कहते हैं। इस पीसीटी के द्वारा शरीर के जितने उपयोगी चीज़ है, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण, इसका अवशोषण पीसीटी द्वारा कर लिया जाता है। क्योंकि ये शरीर के लिए जरूरी है इसलिए उसका अवशोषण कर लिया जाता है। लेकिन इसमें पानी जो है ना, पानी का अवशोषण पीसीटी नहीं कर पाता है। पानी भी हमारे शरीर के लिए चाहिए, पानियों को नहीं छोड़ता है, खाली ब्लड को जाने देता है, बाकी सबको अवशोषित कर लेता है। पानी का अवशोषण पीसीटी नहीं करता है। तो पानी भी हमारा शरीर में चाहिए, पूरा पानी निकल जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके आगे इस तरह से थोड़ा नीचे जाने के बाद में यहाँ पर एक लूप तरह का हो जाता है, लूप इस तरह से थोड़ा पतला होकर के लूप बन जाता है और फिर आगे जाकर के ये चौड़ा हो जाता है लूप। तो इसको, इस लूप का खोज हेनले ने किया था, इसलिए कहते हैं हेनले का लूप। इसको हम लोग कहते हैं हेनले का लूप। अब देखिए हेनले का लूप दो तरह से बटा हुआ है, एगो इधर वाला, एगो उधर वाला। तो ऊपर से नीचे की ओर जो भी चीज़ आएगा तो आएगा, ये किसी चीज़ को ऊपर से नीचे जाने देता है ना, तो इसीलिए इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। और इस साइड में नीचे से कोई चीज़ को ऊपर चढ़ाता है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप। तो हेलने का लूप दो भाग में बटा रहता है, डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप क्या करता है, देखिए पीसीटी पानी को छोड़ करके इस सब का अवशोषण कर लिया है। अब डिसेंडिंग लूप जल का अवशोषण कर लेता है, क्योंकि जल हमारे खून में जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाएगा। तो ये जल का अवशोषण कर लेता है, पूरा का नहीं करता है, तक शरीर का जितना जरूरी है उतना कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। लेकिन शरीर की ज़रूरत भर ये करता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको पेशाब नहीं लगेगा, क्योंकि ये पानी का पूरा अवशोषण कर लेगा। पेशाब हो चाहे ना हो, अगर शरीर को पानी चाहिए, और होगा भी तो एकदम बहुत थोड़ा सा होगा और पीला कलर का होगा, बहुत बदबू मारेगा। ये डिसेंडिंग लूप, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग लूप जल का अवशोषण करता है। अब इधर से इस जल का अवशोषण कर लिया, बच गया कौन, यूरिया, यूरिक अम्ल और लवण, ये बच गया। अब यहाँ पर इसमें होता है लवण यानी सोडियम क्लोराइड। लवण को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड थोड़ा पानी में जब घुलता है ना, और इसमें थोड़ा पानी भी होता है, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूटता है। आयन में टूट करके ये इलेक्ट्रोलाइट क्रिया को संपन्न करता है, यानी संकुचन क्रिया को संपन्न करता है। तो पीसीटी शरीर के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। बोमन कैल्शियम एक सही तो सबको कर लेता है, खाली खून को छोड़ के। डिसेंडिंग लूप सिर्फ जल के लिए परागम्य होता है, पानी का अवशोषण करता है। और असेंडिंग लूप इलेक्ट्रोलाइट करता है। अब इसके बाद आगे चलता है, इसके बाद एक और छोटा सा यहाँ पर कुंडलित संरचना होता है जिसको हम डीसीटी कहते हैं। डीसीटी, इसको पूरा नाम कहा जाए तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी को कहते हैं पूरा नाम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी। डीसीटी का काम ये है कि कहीं हो सकता है पीसीटी हड़बड़ी में कुछ इन सब चीज़ों का अवशोषण नहीं किया होगा, कहीं धक्का धुक्की में निकल गया होगा बाहर, तो उसका अवशोषण करना जरूरी है। तब बाकी साकी रहता है ना, तो डीसीटी वगैरह को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके और फिर एगो पाइप द्वारा इसमें भेज देता है। पीसीटी भी एगो पाइप द्वारा, नलिका बोले, वाहनी होता है, उसके द्वारा इसमें भेज देता है। पानी को भी भेजता है, यहाँ से सब कनेक्टेड रहता है। वो उतना जटिल फिगर बनाऊंगा तो फिगर गंदा हो जाएगा। तो डीसीटी से भी अवशोषित करके यहाँ भेज दिया जाता है। अब उसके बाद जब लास्ट में जो यहाँ के बाद जो पदार्थ बनता है वो मूत्र कहलाता है। मूत्र में यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण और थोड़ा पानी भी रहता है।
और ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका। अब जैसे यहाँ पे एक नेफ्रॉन जुड़ा है ना, वैसे ही सब तरफ भी सब नेफ्रॉन जुड़ा रहता है। इससे 1 मिलियन नेफ्रॉन जुड़ा रहता है एक किडनी में। इसको कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका कहते हैं, संग्राहक नलिका, क्योंकि सारे मूत्र को इसी में एकत्रित किया जाता है, संग्राहक नलिका कहते हैं। इस संग्राहक नलिका में जब पेशाब आ जाता है तो पेशाब को फिर इसी के द्वारा किडनी से बाहर निकाल के अब मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय में ला दिया जाता है। और जब ये टंकी फुल हो जाता है तो हमको एहसास होता है कि हमको पेशाब लगा है, और पेशाब लगा है तो हम लोग जाते हैं, सोचते हैं कि पेशाब करना है। तो पेशाब करना है तो मूत्र मार्ग में डायरेक्ट यहाँ पर छिद्र ना रहता, ना तो ये में गिरेगा, फिर इधर के पाइटों में गिरेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है। ये दरवाजा कथी से खुलता है? पासवर्ड से। पासवर्ड कथी है? हार्मोन वाला पासवर्ड। दिमाग सोचते हैं कि पेशाब करना है, पेशाब करने के लिए सोचते हैं। अब दिमाग से निकलता है एगो हाइपोथैलेमस मारता है ऑर्डर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्रंथि ऑर्डर, वहाँ से हार्मोन छोड़ता है तो आगे दूरिया खोल देता है, पेशाब होने लगता है। जब पेशाब हो जाएगा आराम से तो बड़ा सुकून मिलेगा। कोई भी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जब बाहर निकलता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो उसी तरह से सुकून मिलता है खूब। और जब पूरा टंकी खाली तो फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर दरवाजा को बंद करना है, तो फिर डायरेक्टे रहेगा, फिर गिरते रहेगा पेशाब बाहर आकर के पार्टे में पेशाब होते रहेगा। तो फिर एक और हार्मोन छोड़ता है, तो हार्मोन छोड़ता है कि बंद करने के लिए। तो देखते हैं छोटका लड़कों से ये लखन काँप जाता है पेशाब करने के बाद में। जब ये दरवाजा बंद होता है हार्मोन से तब डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में छोड़ दिया जाता है, आकर के इसको बंद कर देता है। कोनो आदमी में ये खुले रह जाता है, हार्मोन में ना निकलता है, खोलने के लिए खोल गया, बंद होबे ना करता है, तो उसका पेशाब डायरेक्ट होते रहता है। पता न चलता है कि उसका पेशाब कब हुआ कब ना हुआ, हे में गिरेगा ठोपिया के फिर में गिरेगा। कोनो में ऐसा होता है कि बंदे हो जाता है, तो फिर एगो पाइप लगा करके डॉक्टर साहब डायरेक्ट हे में कनेक्ट कर देते हैं। बाहर एगो थैली में निकाल देते हैं, हॉस्पिटल में इसे लेकर चलता है लोग, आप लोग देखते होंगे बाहर एगो थैली रहता है। तो इस तरह से शरीर में इन सब यूरिक अम्ल और लवण को शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, चीनी बीमारी 2 तरह का होता है लोगों, एगो मोटाने वाला, एगो दुबला होने वाला। तो मोटा होने वाला जो है ना वो दूसरा कारण है, इंसुलिन की गड़बड़ी से हो जाता है। और जो एगो और होता है जिनमें शरीर में ग्लूकोज का कमी हो जाता है तो आदमी दुबराने वाला हो जाता है। ये पीसीटी का काम है इस शरीर के उपयोगी चीज़ को अवशोषित करना। हमारे शरीर में मोटापा बोला जाता है चर्बी से आता है, चर्बी बनता है ग्लूकोज से, और ये ग्लूकोज से बनता है। और इसी ग्लूकोज से हम लोग चर्बी से मोटाते या दुबलाते हैं। ये ग्लूकोज का अवशोषण ही नहीं कर पाता है, पीसीटी रुस जाता है, खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा तो इसका अवशोषण नहीं कर पाएगा। अवशोषण जब इसका नहीं कर पाएगा तो ये पेशाब से ग्लूकोज बाहर निकलेगा। और ग्लूकोज होता है मीठा। अब मीठा चीज़ पता जानबे करते हैं कि चीनी के कितना, चीटी लोग कितना उसको मीठा चीज़ को पसंद करता है, कहीं रखिए खोज लेता है। अब पेशाब करके हटेंगे 1 आध घंटा में चीटी लोग पार्टी मनाता है ऊपर, क्योंकि ये ग्लूकोज पेशाब से बाहर निकल जाता है। अब उस शरीर से बाहर निकलेगा तो आपको शरीर में फिर दुबला पतला होने लगेंगे, जो खा रहे हो पेशाब से बाहर निकल जाए तो फिर आदमी तो दुबला पतला होगा ही, पूरा चर्बी खत्म हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में बदल के ग्लूकोज जो आ रहा है डायरेक्ट निकल जा रहा है। तो ये खराब हो जाता है उसके वजह से। किसी आदमी का कहते हैं किडनी खराब हो गया, पेशाब में खून आने लगता है, जो दारू पीता है या कोल्ड ड्रिंक पीता है उसके लिए। देखिए ये क्या है कि ये बोमन कैप्सूल इन सबको अवशोषित करता है, ये सभी चीज़ों का। कभी कभी इस तरह का करता है, खूनों को अवशोषित कर लेता है, खराब हो जाता है। जब गड़बड़ हो जाएगा तब, दारू ज़्यादा पिएंगे तब, या और सभी कारण है, बिना काम के दवाई खाते रहेंगे, मुड़ी दुखाता है, गुड़ दुखाता है, दर्द की दवाई, झोला छाप डॉक्टर का दवाई खाते रहेंगे, पीसी बोमन कैप्सूल खराब हो जाता है। ये बोमन कैप्सूल खराब हो जाएगा। अभी इसको अवशोषित करना चाहिए, ब्लड को छोड़ के ब्लड वो होमचा कर ले लेता है। अब ब्लड ले लिया तो फिर पेशाब में ब्लड आने लगता है तो कहते हैं किडनी खराब हो गया, किडनी के अंदर नेफ्रॉन खराब हो गया। किडनी थोड़े खराब होता है, नेफ्रॉन काम करना बंद कर देता है। तो नेफ्रॉन का ये सब पार्ट है जो मैंने बताया। इस तरह से जीवों में, मनुष्यों में पेशाब बाहर निकलता है। और देखिए, और पेशाब में प्रतिशत मात्रा क्या है, ये प्रतिशत मात्रा अगर कोई आदमी 100 ग्राम से 80 ग्राम के बीच में अगर कोई आदमी प्रोटीन खाता है तो उसके पेशाब में लगभग 96% जल होता है और 2% लगभग यूरिया होता है। यूरिया 2% यूरिया और 2% में कुछ अन्य पदार्थ, लवण, यूरोक्रोम या अन्य पदार्थ होता है। यानी 4% में आप कह सकते हैं कि कुछ ठोस कण होता है। इसी में होता है लवण,
यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। पेशाब का रंग पीला इसी यूरोक्रोम के द्वारा होता है। पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। तो पानी, यूरिया, लवण, यूरोक्रोम, यूरिक अम्ल भी इसमें रहता है। इन सब मिल करके बनाता है कौन चीज़? पेशाब, जिसको हम क्या कहते हैं? मूत्र। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में अलग अलग रहेगा। कौन ज़्यादा प्रोटीन खाएगा तो उसमें ज़्यादा बनेगा। एवरेज देखा गया कि अगर इतना खाएगा तो इतना बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।